जी दीपक जी। ओम सभी को महिला पतंजलि योग समिति द्वारका की ऑनलाइन निशुल्क कक्षा में आप सबका स्वागत है। विशेष स्वागत डॉक्टर केसी वर्मा जी का। आज आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय लिया है, कब्ज कॉन्स्टिपेशन जो होती है उसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां हमारी हो जाती है। तो पेट खराब तो बहुत सारी बीमारियां, आज उसके विषय में आप विस्तार से बताएंगे कि इसके कारण क्या है और उसके उपाय किस प्रकार से हो सकते हैं और आयुर्वेदिक के अनुसार हम किस प्रकार से कब्ज को ठीक रख सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर केसी वर्मा जी का। मैं रिक्वेस्ट करूंगी अनिल जोशी जी से कि उनका परिचय हम सब साधकों को कराएं। जी अनिल जोशी जी। जी ओम धन्यवाद। डॉक्टर केसी वर्मा जी का एक बार फिर स्वागत है हम लोगों के साथ। डॉक्टर प्रोफेसर केसी वर्मा जी डिप्लोमा किया हुआ है आपने नेचुरोपैथी में और एक्यूप्रेशर में, और आप डायरेक्टर हैं हेल्थ एजुकेशन सोसाइटी जय हिंद मंच के। साथ ही आपका एक्सपर्टाइजेशन जो है वो हेल्थ एजुकेशन में और प्रिवेंटिव हेल्थ में है। तो वर्मा जी जो है वो ज्ञान के भंडार हैं और अपना ज्ञान वो हम सबको समय समय पर देते रहते हैं, और जिस तरीके से अब वो अपना जीवन बिता रहे हैं वो हम सबके लिए दो कारणों से प्रेरणादायक है। एक तो अपना जीवन एक कितने अच्छे कामों में व्यतीत कर रहे हैं, और दूसरा उसके कारण से लोगों को बहुत लाभ हो रहा है, और ख़ास तौर से डाइजेशन जो सिस्टम है और उसमें जो डाइट है, जो हर्ब्स है, उसके लिए तो वो विशेषज्ञ हैं ही। तो आज वो अपनी बात कहेंगे। आज का दिन विशेष इसलिए भी है, आप सब लोगों को ध्यान दिलाना चाहता हूं मैं कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं शाम को 6 बजे, और उस कार्यक्रम का संचालन भी दीप पंत जी करने वाले हैं। उसमें योग के जो अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ हैं सोमवीर आर्य जी और डॉक्टर धनंजय जी, वो भी जुड़ेंगे, अपनी बात कहेंगे। हमारे जो प्रांत के अध्यक्ष हैं सविता तिवारी जी, वो भी अपनी बात कहेंगे। और विशेष बात यह है कि जो हम में से ही जो लोग लगातार योग साधना कर रहे हैं इस समूह के साथ जुड़कर, ये जो द्वारका मटियाला खंड का है, उनमें से कुछ लोगों को जो लगातार काम कर रहे हैं, लगभग ऐसे 15 एक लोग हैं, उनको अभिनंदन भी किया जाएगा, उनका नाम भी लिया जाएगा, और बाद में उनको प्रमाण पत्र और पुस्तकें भी दी जाएगी। और हमारा प्रयास रहता है कि हम सब लोग नियमित रूप से जुड़े भी और हमारी गतिविधियों का रिकॉग्निशन भी हो। तो आज के शाम के कार्यक्रम में भी आपने जुड़ना है, और वर्मा जी के अनुभव का लाभ तो हम उठाएं, वो हमारी कक्षा में नियमित भी हैं। तो आज सुबह अभी अभी हमने ज्योति पंत जी के साथ योग किए, उनका भी धन्यवाद। और मैं अब श्री केसी वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी बात। आप म्यूट हो डॉक्टर साहब, आप पहले अनम्यूट करें। डॉक्टर साहब आप म्यूट है। आ रही है आवाज अब? जी हेलो। ये आ हाँ रही जी। आ रही है। आप सबको मेरा हृदय से प्रणाम। और मैं तो बड़ा प्रफुल्लित होता हूँ आप सबको योग करते हुए देखता हूँ। जब अभी मिसिस पंत जो है वो इतना बढ़िया योगासन करा रही थी, तो मैं भी कर ही रहा था, साथ में कुछ 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 कर रहा था। अब पिछली बार मैंने आपको एक व्याख्यान दिया था जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम के अंग क्या हैं और उनका क्या क्या कार्य है। लंबा होने के कारण उसका अंतिम भाग रह गया था। अंतिम भाग में आता है कि हम अपने जो भी भोजन हमने खाया, पचाया, अब उसको जो वेस्ट रह गया उसको शरीर बाहर निकालता है, एक्सक्रीट करता है, और उसी चीज को जो है हम ये बड़ी आंतों के द्वारा मल परित्याग करते हैं। अगर ये सिस्टम सही चलता रहे तो शरीर भी सही चलता है। लेकिन इसमें व्यवधान पैदा हो जाता है, और उसके कई कारण हैं व्यवधान क्यों हुआ। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये जो है क्या है, यानी कि कॉन्स्टिपेशन किसको कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि जब हमारा मल हमारे मल द्वार से
आसानी से अपने आप समय पर बाहर नहीं निकलता, तो वो अंदर ही रहता है, कारण कई हो सकते हैं उसके, तो उसको हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। या कम आता है या एक साथ पूरा नहीं आता, ये सब कॉन्स्टिपेशन ही कहलाता है। इसके उलट भी है, कॉन्स्टिपेशन के उलट, जिसको कि संग्रहणी रोग कहा जाता है। संग्रहणी का मतलब है कि जब हमारा भोजन पचता नहीं, अपाच्य भोजन ऐसे ही बाहर निकल जाता है, खाना खाते ही कई लोगों को टॉयलेट जाना पड़ता है, तो वह संग्रहणी रोग है। अब कॉन्स्टिपेशन क्यों हुआ? शरीर की संरचना परमात्मा ने ऐसी बनाई है कि जिसके अंदर स्वतः ही भोजन पचकर बाहर निकल जाता है। जो कुछ उसके अंदर पदार्थ है शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व है, वो शोषित कर लिए जाते हैं और बाकी पदार्थ मल को बाहर निकाल दिया जाता है। अब एक गीता का एक श्लोक है, वह मैं आपको बताता हूँ, वह जीवन के हर क्षेत्र में काम आएगा आपको। और 3 शब्द हैं उसके अंदर, वो 3 शब्द ही आपका रूपांतर कर सकते हैं। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, आपको कौन प्रिय है? तो शायद अर्जुन सोचता होगा, कहेंगे कि मैं इनका मित्र हूं, आप भी मुझे प्रिय हैं। लेकिन उन्होंने ये जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जो व्यक्ति आदि में अंत को जान लेता है, आदि में अंत को जान लेता है, वह भक्त मुझे प्रिय है। अब आदि क्या है? आदि है स्टार्टिंग, स्टार्ट करना, और अंत है उसके परिणाम क्या होंगे। तो जो व्यक्ति शुरू करने से पहले यही जान जाता है कि इसके आने वाले रिजल्ट क्या होंगे, तो वो व्यक्ति भगवान को प्रिय है और वो एक सुपर ह्यूमन बीइंग बन जाता है। आपके परिवार की समस्याएं, आपके समाज की समस्याएं, देश की समस्याएं, विश्व की समस्याएं इन 3 शब्दों से ही दूर हो सकती है। तो खैर, हमारे लिए ये कहाँ लागू होता है? जैसे हम आदि कहाँ करते हैं? हम भोजन खाते हैं। तो भोजन का चुनाव, भोजन खाने का ढंग डिसाइड करता है कि हमें कॉन्स्टिपेशन होगी या नहीं होगी। क्योंकि भोजन में यदि हम बिना फाइबर का, जिसमें रेशे नहीं है, वो भोजन खाएंगे, फॉर एग्जाम्पल आज का फास्ट फूड है, मैदा से बनी हुई रोटियां हैं, प्रोसेस्ड फूड आता है, पैक्ड फूड आता है, अगर हम ये सब चीजें खाएंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम कॉन्स्टिपेशन के शिकार होने वाले हैं। आदि में अंत को जान लिया, तो क्या आप आदि या आप शुरुआत करेंगे? फिर तो आप कोई शुरुआत नहीं करेंगे, इसका परिणाम ये होने वाला है, तो मुझे इसका परित्याग कर देना चाहिए। तो शुरुआत में ही घटना नहीं घटेगी और आप इस व्याधियों से बच जाएंगे। अब जैसे भोजन में कारण क्या है, कॉन्स्टिपेशन क्यों होती है? कॉन्स्टिपेशन का कारण है कि जैसे रिफाइंड आटे से बना खाना खाना, पैक्ड फूड खाना, बिना फाइबर का भोजन करना, फलों का प्रयोग न करना और एक्सरसाइज न करना। बड़े अच्छे व्यायाम करा रही थी मिसेस पंत, जिसके अंदर पता लग रहा था कि पेट की कितनी ज्यादा एक्सरसाइज वगैरह हो रही है। और जो प्राणायाम आप करते हैं, जैसे कपालभाति प्राणायाम है, इसके अंदर पेट के सारे अंगों का ही व्यायाम हो जाता है। और पानी कम पीना कॉन्स्टिपेशन का प्रमुख कारण है, पानी कम पीना। और इसके साथ साथ जो दिमाग पर हम स्ट्रेस लिए घूमते हैं, कार्य का स्ट्रेस है, परिवार का स्ट्रेस है, फाइनेंशियल स्ट्रेस है, ये स्ट्रेस भी आपके डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब करता है। और इसके साथ साथ कई व्यक्तियों का कार्य यह होता है कि लंबे समय तक बैठ के कार्य करना पड़ता है। लंबे समय तक बैठकर अगर हम कार्य करते हैं तो हमारे अंदर पेट में क्रियाएं चलती रहती हैं, मूवमेंट्स चलते रहते हैं, वो मूवमेंट्स रुक जाते हैं और हम कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाते हैं। तो लगातार मत बैठिए, बीच बीच में थोड़ा सा गैप लेके थोड़ा मूवमेंट करते रहिएगा। तो ये जो है कुछ कारण हैं जिनके कारण हमें कॉन्स्टिपेशन होता है। और कॉन्स्टिपेशन कई बार तो एक कांस्टेंट रूप में जिनको होता है, लगातार होता रहता है, और कुछ कॉन्स्टिपेशन है जो कि यदा कदा किसी कारण से आपको हो गया। दोनों ही दशाओं में हमें इसके अंदर बहुत सा ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत सी बातों का समावेश करना पड़ेगा, ताकि हमें इससे होने वाली बीमारियां ना हो और हम जो है आगे व्याधियों का शिकार ना बने और फिर डॉक्टरों के हम चक्कर ना काटें। तो इसके अंदर
क्या है, क्या करें, कैसे अवॉइड करें? तो जो कारण है, पहली बात तो उन कारणों को ही अवॉइड कर लें। हम होल फूड, होल ग्रेन जो है या होल मल्टी जो है मिलेट जो है उसका खाना खाएं। दूसरा, खाना चबा कर खाएं, ये भी जरूरी है। खाने के दौरान ज्यादा पानी ना पिएं, खाने के बाद जरूर पानी पिएं। ये कुछ बातें हैं जो ध्यान रखने की है। अब इसको खाना खाने के बाद जब हम, अच्छा, सैलेड का प्रयोग कई लोग नहीं करते हैं। सलाद जो है लैक्सेटिव है, उसके अंदर वाटर कंटेंट्स हैं, वो आगे चलकर हमारी बड़ी आंतों को मदद करेंगे हमारे शरीर के मल परित्याग करने के लिए। तो इस प्रकार हम कॉन्स्टिपेशन को अपने तौर पर अवॉइड कर सकते हैं। और कुछ कारण है कॉन्स्टिपेशन के, जैसे हमारी छोटी आंतों में और बड़ी आंतों में माइक्रोबायोम्स है, गट बैक्टीरिया जिनको कहते हैं। हम तो खाना खा लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर की आंतरिक प्रक्रियाएं कौन करता है? 39 ट्रिलियन 390 अरब बैक्टीरिया हमारी गट्स में हैं। और अभी एक 2022 में एक प्रयोग किया गया, सर्च किया गया, एक बैक्टीरिया को खोजा गया जिसका नाम है एक्रोमेंशिया म्यूसिनोफिनोला। ये बैक्टीरिया कहाँ रहता है? ये हमारी बड़ी आंतों में रहता है। और इसका कार्य क्या है? वैज्ञानिक आजकल इस पर बहुत खोज चल रही है, उर्मिला जी, इस पे बहुत ज्यादा खोज चल रही है। और इसलिए क्या करता है, ये हमारे म्यूकस लाइन जो होती है गट्स के अंदर, उसकी संरचना भी अभी मैं बता रहा हूँ आपको, उसकी डैमेज लाइनिंग को ये उसका भोजन है, वो खा जाता है। और जैसे ही वो वेस्ट खत्म होती है, वो हमारी गट्स जो है तेजी से गट्स लाइनिंग बनाना चालू कर देती है। और एक्रोमेंशिया म्यूसिनोफिनोला ना होने के कारण हमारे कॉलन में जो कैंसर होता है वह भी इसका एक कारण बनता है। तो इस पर आजकल बहुत कार्य हो रहा है माइक्रोबायोम्स पर। प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक। प्रीबायोटिक क्या है? प्रीबायोटिक उन बैक्टीरिया जो हमारी गट्स में हैं उनका भोजन है। ये क्या है? फाइबर होता है। जैसे सेव में फाइबर है, जैसे लहसुन के अंदर फाइबर है, जैसे बारीक फाइबर जो होता है, वो फाइबर जो है इन बैक्टीरिया का भोजन है। हम अपने लिए ही खाना नहीं खाते, अपने गट्स में रहने वाले इतने सारे हमारे जो हमारे लिए श्रम करते हैं उनके लिए भी खाना खाते हैं। तो एक पुराने जमाने में, क्या कुछ ही समय पहले तक की बात है, हमारे घरों में एक पानी बनाते थे जिसको कांजी का पानी कहते थे। कांजी क्या है? फर्मेंटेड वाटर हो जाता है। और इसके अंदर जो बैक्टीरिया है वो जो है, उस बैक्टीरिया का नाम है जो लैक्टोबैसिलस प्लेटरम, कांजी में होता है। तो लैक्टोबैसिलस आजकल तो ये प्रचलन में भी आ गया है, जिसको याकुल्ट कहते हैं, और लोग बाजार से खरीद कर उसको प्रतिदिन खाते हैं। अरे घर पर ही बनाइए ना। कांजी का पानी कैसे बनता है? राई और सरसों को हल्का सा ग्राइंड कर लेते हैं, उसको पानी में डाल देते हैं, वो पानी 2 दिन में फर्मेंट हो जाता है और उसके अंदर ये बैक्टीरिया आ जाते हैं। और उसको आप कांजी के बड़े के रूप में खा सकते हैं, चुकंदर का डाल सकते हैं उसके अंदर। और ये जो है आपके पेट के लिए, आपकी कब्ज के लिए एक रामबाण साबित होगा। खास तौर पर बच्चों के अंदर जो रॉन्ग बैक्टीरिया, गलत नेगेटिव बैक्टीरिया भी होते हैं, आ जाते हैं। और बच्चों के अंदर जो वॉर्म्स हो जाते हैं, कीड़े हो जाते हैं, जिसके लिए एल्बेंडाजोल जो रिकमेंड करते हैं, बड़े बड़े विज्ञापन आते हैं, अमिताभ बच्चन जी कहते हैं कि 15 दिन में एक बार बच्चों को दो, या 2 महीने में एक बार बच्चों को ये गोली खिलाई जानी चाहिए स्कूलों में। नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। अरे क्यों ना कांजी का पानी पिला दो। कांजी का पानी पिलाने से गट बैक्टीरिया के अंदर जो नेगेटिव वॉर्म्स हैं वो सारे बाहर निकल जाएंगे, आपके भी परिवार के पूरा, और स्वाद का स्वाद आएगा, बहुत अच्छा टेस्टी पानी पियेंगे। तो इस प्रकार से कांजी का पानी घर में बनाना बड़ा जरूरी है। इसके साथ साथ टॉयलेट जब हम जाते हैं उसके समय हम वॉच करें। बहुत से लोग टॉयलेट में बैठ जाते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने लगते हैं। चेतना कहाँ चली गई? चेतना अखबार में आने वाले समाचारों पर चली गई। जबकि चेतना को कहाँ होना चाहिए? चेतना को हमारे जो परित्याग करने का जो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी छोटी आंत बड़ी आंतों पर चला जाना चाहिए।
जहाँ कहीं भी हमारा ध्यान जाता है वही हमारे शरीर का जो पार्ट है वह एक्टिव हो जाता है, क्योंकि चेतना ही उसको एक्टिवेशन देती है। अब ध्यान गया अखबारों पर और बैठे हैं टॉयलेट में, इट विल टेक लॉन्ग टाइम। बहुत से लोग बीड़ी सिगरेटें पीते रहते हैं टॉयलेट के अंदर। तो ये सब टॉयलेट के अंदर लगने वाला समय केवल 2-3 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आप गए नहीं, बैठे और उठे, इतना ही समय लगना चाहिए और आपको पूर्ण सेटिस्फेक्शन हो जाना चाहिए कि मेरा पेट जो है वो साफ हो गया। लेकिन पेट साफ ना हो तो उसके लिए आप सुबह सुबह जरूरी हल्का गर्म पानी नींबू के साथ पी सकते हैं, बिना नींबू के भी पी सकते हैं। और पेट की एक्सरसाइज करें, जैसे कपालभाति प्राणायाम है। और एक इसके अंदर आसन है जिसको कि मल आसन कहते हैं। मल आसन में बैठिए, पंजों पर मोड़कर बैठे हैं और इसके अंदर थोड़ा सा चलिए, बैठे बैठे चलिए मल आसन में। अगली बार शायद कोई साधिका या साधक इस मल आसन को करके बताएं। इसके हमारी जो बड़ी आंतें हैं, जो छोटी आंतें हैं, उनका मूवमेंट बढ़ जाएगा। मूवमेंट बढ़ेगा तो हम जो है अपने मल का परित्याग आसानी से कर पाएंगे। तो मल आसन केवल मल परित्याग करने के लिए ही नहीं है, ये हमारे खासतौर पर बहनों के ओवरी सिस्टम आदि को भी एक्टिवेट रखता है और उसके अंदर जो है कोई होने वाली व्याधियां भी दूर हो जाती है। हमें फ्रूट्स खाने चाहिए, फ्रूट्स का जूस नहीं पीना चाहिए। फ्रूट्स खाएंगे, फ्रूट्स में फाइबर होते हैं, वो फाइबर गट बैक्टीरिया का भोजन है। आप अपने 390 अरब गट बैक्टीरिया को बाहर निकाल उनके भोजन को परित्याग कर रहे हैं जब आप फाइबर छोड़ देते हैं। तो फाइबर जरूर खाइए और इसके लिए पेट की एक्सरसाइज कीजिए और मल आसन कीजिए। और इसके अंदर पानी पीना बहुत जरूरी है टॉयलेट जाने से पहले। ये सब अगर हम करेंगे तो हमारी कॉन्स्टिपेशन की समस्या जो आती है वो दूर हो जाएगी। और जिनको कॉन्स्टेंट कॉन्स्टिपेशन है, लगातार होने वाली है, वो लोग एक चेकलिस्ट बनाएं कि मैंने आज क्या क्या खाया, मैंने आज क्या क्या क्रियाएं की और उसके कारण कॉन्स्टिपेशन पर क्या रिजल्ट आया। ये चेकलिस्ट करके देखें तो आप बहुत सी उन चीजों का परित्याग स्वतः ही कर देंगे जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन होने में आपका सहयोग नहीं कर रही है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। और इसके लिए कई बार तो ऐसा भी हुआ है, कॉन्स्टिपेशन के समय जो स्थिति होती है वो बताता हूँ आपको। लोग क्या करते हैं, जल्दी से प्रेशर लगाते हैं। प्रेशर लगाने से क्या होता है, इस शरीर का रक्त सारा ही बड़ी आंतों की तरफ और छोटी आंतों की तरफ दौड़ जाता है और बाकी शरीर के अंग जो है उनको कमी पड़ जाती है। कई बार ऐसा हुआ है कि टॉयलेट में बैठे व्यक्ति का वो मर गया, उसका जो है कारण क्या हुआ, उसकी डेथ क्यों हुई टॉयलेट में, उसको हार्ट अटैक भी नहीं आया, उसको कोई और अटैक भी नहीं आया। कारण क्या था कि उसकी डेथ हो गई, क्योंकि सारा रक्त जो शरीर में था वो वहां पहुंच गया। माइंड को रक्त नहीं मिला, हार्ट को रक्त नहीं मिला, ना मिलने के कारण और देरी होने के कारण वहां उस पर कार्डियोलॉजी अरेस्ट नहीं हुआ, उसको रक्त नहीं मिला, इसके कारण हार्ट या माइंड जो है वो डेथ हो गई और व्यक्ति भी चला गया। तो इस बात का आप ध्यान रखें, जोर प्रेशर ना लगाएं। और जो जोर प्रेशर लगाते हैं उनके कारण हाथों के अंदर 3-4 प्रमुख बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। उदाहरण के तौर पर हर्निया। हर्निया क्या होता है, जब हमारी भारी त्वचा फूल जाती है, अंगों अंदर के अंगों का प्रेशर उस पर आ जाता है और वो फूल जाती है, उसको हर्निया कहते हैं। इसका उपचार केवल डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करके होगा और वो उसके कारण जो है ये ठीक होगा। इसके साथ साथ पाइल्स। पाइल्स की समस्या क्या है, अंदर हमारी बड़ी आंतों के अंदर और कोलन के अंदर कुछ ग्रंथियां सी फूल जाती हैं जिनको मस्से कहते हैं। क्यों फूली वो ग्रंथियां, क्योंकि अंदर की स्किन तो कमजोर है, आपने लगाया प्रेशर, खून ने प्रेशर मारा तो वो स्किन जो है फूल गई, फूल के रक्त उनके अंदर भर गया। कई बार तो वो फट जाते हैं और टॉयलेट के साथ रक्त बाहर आने लगता है। इसके साथ साथ फिशर और फिस्टुला। फिशर क्या है, फिशर एक बीमारी है जो कि एक ट्रैक के रूप में इन्फेक्शन हो जाती है हमारे कोलन में और वो फैलती चली जाती है। इसी तरह फिस्टुला भी है, फिशर भी है। तो ये फिशर होता है कि अंदर की लाइन पर क्रैक आ जाता है
और क्रैक आने से वहां पर इंफेक्शन हो जाती है, क्योंकि टॉयलेट को हमें एक्सक्रीट करना पड़ता है। तो इसलिए हमें जो है इसका ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। एक मिनट रुकिए। तो ये बीमारियां उस पे पैदा होती है। और एक बीमारी क्या है कि जब मल वहां पड़ा रहता है तो मल क्या पड़ा पड़ा उसके अंदर गैस निकलती रहती है, विभिन्न प्रकार की विषाक्त गैसें निकलती है, और वो विषाक्त गैसें नीचे की तरफ, द्वार बंद है, टॉयलेट है, वहां से निकल नहीं पाती है, उसका ट्रेंड अपवर्ड हो जाता है, ऊपर की तरफ ऊर्ध्वगामी हो जाती है। ऊर्ध्वगामी होने से क्या होता है, पेट में दर्द शुरू हो जाता है, इधर उधर गोला सा घूमता है और आप बड़े परेशान हो जाते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ करते हैं। तो अगर गैस्ट्रिक हो जाए, गैस्ट्रिक होने का वैसे भी हो जाए किसी तरह से, तो मैं एक उपाय आपको बता देता हूँ। घर में अदरक होती है, अदरक को ग्रेट करके इमीडिएट उसका जूस निकाल लीजिए किसी कपड़े में या किसी तरह से, और वो जूस आप जो है पानी मिलाकर पीजिए, तुरंत ही आराम मिल जाएगा अगर आपने अदरक का वो पानी पी लिया है तो। ये एक टेम्परेरी रिलीफ है, लेकिन मूल कारण को हटाना हमारा ध्यान जो है मूल कारण पर होना चाहिए। इसके लिए क्या करें हम? अगर कॉन्स्टिपेशन है, कॉन्स्टेंट कॉन्स्टिपेशन है, तो लैक्सेटिव, लैक्सेटिव का मतलब होता है कि जो हमारे आंतों में पानी भरे, क्योंकि बड़ी आंतें जो है मल को सही उसको शेप देने के लिए पानी एब्जॉर्ब करती है, वो पानी जो है यूरिन के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अगर आंतें पानी नहीं है, हमारे मल में पानी कम है, तो वो पानी जब अब्जॉर्ब कर लेगी तो हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। इसके लिए लैक्सेटिव जैसे चूर्ण वगैरह खाते हैं, लवण भास्कर चूर्ण खा लेते हैं, गास्टिक चूर्ण खा लेते हैं, और कई त्रिफला ले लेते हैं, ये सब लैक्सेटिव है। लैक्सेटिव का मतलब होता है कि हमारे मल के अंदर पानी का स्राव जो है वो बढ़ जाता है। दूसरा होता है लुब्रिकेशन, कि मल जो है हमारे शरीर की अंदर की जो नलियां हैं वो स्किन की बनी हुई है, तो उनके अंदर लुब्रिकेशन अगर होगा, तेलीय पदार्थ उनकी दीवारों पर होगा, तो मल चिपके बिना ही बाहर निकल जाता है। और तीसरी बात महत्वपूर्ण क्या है कि जो बेसिक स्किन है उसके अंदर भी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। स्ट्रेंथ अगर कम हो गई तो भी जो है उसका मल का बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो ये बातें हम करें। इसके लिए लैक्सेटिव के लिए क्या कर सकते हैं? चूर्ण वगैरह ले सकते हैं हल्का फुल्का अगर है। और दूसरा क्या है कि एक और बताता हूँ, अगर कॉन्स्टिपेशन है तो आप जो है कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल, उसका प्रयोग करें। अरंडी का तेल लगातार प्रयोग ना करें, सप्ताह में 1-2 बार किया जा सकता है, तो वह मल से सारा मल आपका जो है वो त्वचा के ऊपर एक जो है लुब्रिकेशन की लेयर आ जाती है, वो आसानी से मल को बाहर निकाल देती है। इसके लिए अगर और भी कॉन्स्टिपेशन ज्यादा रहती है तो आप अनीमा का प्रयोग कर सकते हैं। प्राकृतिक चिकित्सा में अनीमा का बहुत ज्यादा महत्व दिया गया है। एक बात ध्यान रखें, बाजार में भी रेडीमेड अनीमा आने लगा है, प्लास्टिक की ट्यूब में भरकर दे देते हैं कि आप उसको अपनी गुदा द्वार में लगाकर अंदर डाल लीजिए और आपका मल फिर बाहर आ जाएगा। लेकिन वो केमिकलाइज्ड है, उसका प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा में हम जो अनीमे का प्रयोग करते हैं उसके अंदर हम जो है नीम के पत्तों को पानी में उबालते हैं, ताकि अंदर जो कोई इन्फेक्शन वगैरह भी है वह भी जो है वो बाहर निकल जाती है, और हमारा जो मल का सारी आते हैं वह जो है ठीक हो जाती है। इसके लिए आप इसको रखिए घर में, बाजार से ले आइए। एक जो है वो मिल जाएगा आपको, एक मग सा होता है जिसको जग उसको दीवार पर लटका देते हैं, उसके अंदर ये नीम का पानी जो है उबला हुआ वो डालिए। उसके अंदर नलकी लगी हुई है, आगे ट्यूब है, स्वयं ही आप जो है लेट कर उसको गुदा द्वार में डाल दीजिए, और वो पानी जब सारा अंदर चला जाएगा उसको कुछ देर के लिए होल्ड कीजिए, और फिर आप आराम से टॉयलेट चले जाएंगे और आपकी जो आते हैं वो जो है साफ हो जाएगी। इसका प्रयोग आप लगातार ना करें, इसका प्रयोग जो है सप्ताह में 1 बार या आवश्यकता पड़ने पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्या है कि कैस्टर ऑयल का प्रयोग हो गया,
अब जो कैस्टर ऑयल भी बाहर चला जाता है। एक प्रयोग मैंने किया और उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट आया। वो प्रयोग क्या था, मैं जैसे जोजोबा ऑयल पर वर्क कर रहा था 1996 से मैं इस पर वर्क कर रहा हूँ, और मैंने इसका विस्तृत अध्ययन किया तो ये पाया कि ये ऑयल कम है, बल्कि लिपिड वैक्स है, लिक्विड वैक्स। तो ये क्या करता है, ये हमारी शरीर के आंतरिक भोजन पचाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, ये एज इट इज रहता है। और ये इसका मोलिक्यूल स्ट्रक्चर और हमारे स्किन जो कि सीबम कहते हैं जो बनाती है, उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर जो है सिमिलर है, इसलिए स्किन इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और स्किन को ताकत दे देता है। अगर जिनको स्किन में ताकत नहीं है, बेसिक स्किन में कमी आ जाती है, ओल्ड एज में आ ही जाती है और आंतें सूख जाती है कई बार तो लोगों की, और उस समय मल का परित्याग करवाना पड़ता है किसी तरह से उंगलियां डालकर किसी भी तरह से मल का परित्याग करवाना पड़ता है। तो उसके लिए ये एक उपयोगी साबित होता है कि इसको पिया जाता है। मैं सप्ताह में 2 चम्मच इसकी पी लेता हूँ, ताकि मेरे अंदर के सारे अंग जो हैं, यानी कि हमारी फूड पाइप, हमारा स्टमक, हमारा लीवर, इवन कुछ पार्ट इसका किडनी की तरफ भी वाटर के साथ फ्लो करता है, तो ये किडनी की जो लेयर है, स्किन है, उसको भी स्ट्रेंथ दे देता है। और सुबह आप महसूस करेंगे कि ये एज इट इज बाहर आ गया है। आपको अपने जो वॉश करते हैं तो आपको महसूस होगा, आपके हाथ पर चिकनाई सी महसूस होगी, और आपको लगेगा कि आपके अंदर की जो चीजें हैं वो शक्तिवान होती जा रही है, उनके अंदर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। और इसके साथ साथ हम और क्या कर सकते हैं, अभी बाजार में एक नई थेरेपी, क्योंकि मशीन बनाने वाले लोग शांत नहीं बैठते, दवा बनाने वाले लोग शांत नहीं बैठते, उनको नई नई चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे अनीमिया है, इसकी तरह से एक प्रोसेस आ गया, एक मशीन बना दी, अमेरिकन मशीन थी, इंडिया में भी उसकी कॉपी हो गई है अब, जिसको कि हाइड्रोकोलन थेरेपी कहते हैं। हाइड्रोकोलन थेरेपी में क्या करते हैं कि पानी एक स्टैंडर्ड प्रेशर के साथ, स्टैंडर्ड टेम्परेचर के साथ आपकी बड़ी आंतों को अंत तक, जहाँ तक कि हमारी जो है उसके अंदर बड़े कॉलन है जितने भी सारे, उनको सारे को साफ करके बाहर निकाल देता है, और ये क्रिया घटती है। लेकिन इसके अंदर एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये आता है कि इसके अंदर जो हमारे बैक्टीरिया हैं वह भी काफी बाहर निकल जाते हैं जो हमारे चाहिए। तो उसकी कंपनसेशन के लिए वो कुछ बैक्टीरिया के पाउच वगैरह भी देते हैं, लेकिन इसका प्रयोग ना करें। अनीमा का प्रयोग भी कर लें तो भी बहुत है, और इसका प्रयोग हमें करना चाहिए। और इसके साथ साथ कुछ खाने के अंदर चीजें भी हमें ऐड करनी चाहिए। जैसे गर्मी है तो आजकल हम बेलगिरी का जूस घर पे बना कर ले सकते हैं। बेलगिरी के जूस में फाइबर भी बहुत कुछ होता है, इसके अंदर जेंथन भी है। जेंथन हमारी आंखों को शक्ति प्रदान करता है। और अगर कॉन्स्टिपेशन है और पेट साफ नहीं हो रहा है, तो आपने एक पेड़ देखा, अमलतास का पेड़? हेलो, एनीवन? हेलो, हेलो, आवाज तो आ रही है ना? आवाज नहीं आ रही क्या मेरे को? हाँ, अमलतास का आ पेड़ रही है आपने ना? देखा आपकी है? आ रही है? सर आ रही अमलतास है। का पेड़ अमलतास का पेड़ देखा आपने? अमलतास का पेड़ मैं भी दिखाता हूँ, मेरे घर के बाहर है। अभी मैं बाहर जाकर आपको अमलतास का पेड़ दिखाता हूँ। ये देखा, अमलतास का पेड़ है जिसके पीले फूल आते हैं, और इसके अंदर फूलों के बाद फलियां लग जाती है, ब्राउन कलर की लंबी लंबी। वो फलियां जो है वो पेट को साफ करने का रामबाण इलाज है। उसकी फलियां वैसे ही पड़ी रहती है नीचे, जहाँ मलतास का पेड़ होगा वो ले आए, ये तो बाजार में पंसारी की दुकान पे मिल जाती है। इसको 4-6 इंची लंबी फली को लेकर कूट लें, उसको उबाल लें, और उसका पानी छान कर आप पी लेंगे तो आपके उसमें बड़ी आंतों में जो भी मल जमा है वह मल सारा का सारा बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हम, और दूसरा हमें एलोवेरा का प्रयोग करना चाहिए। एलोवेरा का प्रयोग कैसे करेंगे ये बात भी जाननी जरूरी है। एलोवेरा का बाजार में तो डब्बा पैक आते हैं, रामदेव जी के भी आते हैं, और बहुत से प्रोडक्ट आते हैं, फॉरएवर का आता है।
आज संभव तो बेस्ट तो ये है कि एलोवेरा का पौधा आप घर पर लगाएं, और वो एलोवेरा का पौधा बड़ा प्रयोग का है। एलोवेरा का जब मोटा पत्ता आप काटेंगे तो उसके अंदर से कुछ स्राव निकलेगा, जिसको कि घृत कुमारी सार कहते हैं, पीले रंग का। वह स्किन की डिजीज कोई है उस पर लगा लीजिए, वो बहुत कड़वा है, उसको खाया नहीं जाता, उसको अवॉइड करिए। उसके बाद उसको छीलकर आप मिक्सी के अंदर उसको बना ले और एज इट इज पी लें। तो उसके अंदर बहुत सारा जो है वो चिकनाई का भी गुण है, और आपकी कॉन्स्टिपेशन को खत्म करने की शक्ति वह रखता है। और इसके साथ साथ सुबह सफेद रंग का पेठा, जिसको कि ऐश गार्ड कहा जाता है इंग्लिश में, ऐश गार्ड का जूस भी आप पिए। ऐश गार्ड का जूस डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए सबसे उत्तम चीज है, आसानी से पच जाता है, फाइबर भी इसके अंदर बहुत है, और ये आपको शीघ्र शक्ति भी प्रदान करता है। तो ये सब चीजें थी जिसके कारण हम अपनी कॉन्स्टिपेशन को दूर कर सकते हैं। और कॉन्स्टिपेशन के द्वारा होने वाली बीमारियां, अब देखिए कोलन कैंसर भयंकर रूप लेता जा रहा है, और कोलन कैंसर का कारण कॉन्स्टिपेशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन फॉर दैट। कोलन कैंसर इसी के कारण होता है, क्योंकि जहाँ कहीं भी कट लग गया, कहीं भी कुछ हो गया, वहीं पर कोशिकाएं जन्म लेने शुरू हो जाती है, और हम कोलन कैंसर का शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार कोलन कैंसर से भी बचा जा सकता है। और आप इसके बारे में और कोई क्वेश्चन आपके हैं तो मैं आपके सारे क्वेश्चन ले लेता हूं, और ये हम इस तरह से कुछ प्रयोग करके कॉन्स्टिपेशन से बच सकते हैं। जी, थैंक यू सर, बहुत धन्यवाद आपका। किसी का कोई क्वेश्चन हो? वास्तव में कब्ज इतना जबरदस्त बीमारी है, इससे बहुत सारे रोग आ जाते हैं, और हमें किस तरह से अपनी दिनचर्या को रखना चाहिए उस पर काफी प्रकाश डाला गया सर के द्वारा। तो आप लोगों के यदि कोई क्वेश्चन हो, मेरा एक क्वेश्चन तो साथ में है कि सफेद रंग का जो आपने पेठा कहा, वो बाजार में मैंने देखा तो है, लेकिन वो उसको किस तरह से खाया जा सकता है उसके बारे में भी आप थोड़ा सा बता दीजिएगा। मैं बता रहा हूँ। ये ऐश गार्ड कहते हैं इसको, क्योंकि इसके ऊपर भारी परत पर ऐश जैसे राख लगी होती है, इसलिए इसका नाम ऐश गार्ड पड़ गया। ये जिसकी पेठे की मिठाइयाँ बनती है बाजार में, मीठा पेठा की वो लेके आते हैं, वो उससे बनती है। हमें मिठाई नहीं खानी है। मैंने किसी को बताया, वो बाजार से मिठाई ले आया और उसको वाश करके खा लीजिए। मैंने कहा ये नहीं है, इसको पेठे को लेकर हमें इसको काट लीजिए, और इसको भारी पत्ता जो है वो बड़ा टफ होता है हरे रंग का, उसको निकाल दीजिए। अंदर कुछ बीज होते हैं, उसको भी निकाल दीजिए। अंदर की गिरी आपको मिल जाएगी। तो ज्यादा से ज्यादा आप 200 ग्राम गिरी, इससे ज्यादा नहीं, 200 ग्राम गिरी आपको मिक्सी में पीस लीजिए। उसके अंदर आप मीठा डालना चाहें तो कुछ मीठा डाल सकते हैं, वैसे इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता, बिल्कुल फीका होता है। और इसको किसी बच्चे, नवजात शिशु से लेकर कोई भी व्यक्ति इसका प्रयोग कर सकता है, इसमें कोई हानि कोई नहीं। तो इस प्रकार उसका जूस निकाल कर उसको छानिए मत, कभी कपड़े से निकाल लें, या उसका फाइबर मत निकालिए, फाइबर ही कीमती है उसका। तो आप उसको ग्राइंड करके मिक्सी के अंदर उसको आप पी सकते हैं। तो कहने का मतलब है एक पेठा को आप एक हफ्ते तक चला सकते हैं, क्योंकि वो तो बड़ा होता है। हफ्ते से भी ज्यादा चल जाएगा जी, बड़ा आता है, आपको देख के लाना पड़ेगा, छोटे साइज का। ठीक है। और इसकी सब्जी भी बना सकते हैं आप। अच्छा। इसकी सब्जी भी घर में बन सकती है, कभी ज्यादा पड़ा रह गया तो उसकी सब्जी बना के खा सकते हैं। साउथ इंडिया में तो बहुत खाते हैं इसकी सब्जी। थैंक यू। मात्रा की लेनी है इसमें? मात्रा 200 ग्राम बता दिया। आप जैसे आपके लिए, मेरे लिए, हमके लिए जो है एक 200 ग्राम जो है, एक गिलास जूस बहुत है। एक जो आपने बताया वो बहुत इंटरेस्टिंग था कि आप अपना रोज का एक चेकलिस्ट बनाएं, कि आप क्या खाना खा रहे हैं, क्या आपका रूटीन है, क्या आपके भाव है, मन में चल रहे भाव, उनको शाम तक आप अपना चेक करें, लिखें। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे। इस पर थोड़ा सा यदि आप और प्रकाश डालें, लोगों को समझ में आया कि मैं बता रहा हूँ आपको जी। कि इसमें चेकलिस्ट स्वयं तैयार करनी पड़ेगी, या मुझे थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। एक चेकलिस्ट बनाऊंगा मैं इसके लिए, बहुत जरूरी है ये। क्या है चेकलिस्ट में कि हमारी भोजन के खाने से लेकर अंत तक की शुरुआत भोजन से, सिलेक्शन से होती है। हम क्या खा रहे हैं उस पर निर्भर करता है।
क्योंकि जो खाएंगे, जो इनपुट होगा, वही उसी के माध्यम से प्रोसेस होके आउटपुट होगा। तो हमें चुनाव करना चाहिए। मैंने कुछ जूसेस बताए हैं, हमें हरी सब्जियां खानी चाहिए, हमें जो है होल प्रोसेस्ड फूड नहीं खाने चाहिए, डिब्बा बंद पैक जो पाउच में आते हैं वो नहीं खाने चाहिए। बाजार में आजकल कोनों कोनों पर देखिए आप, फास्ट फूड की रेडियां लगी होती है। बच्चों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हमारे बच्चों की, हमारी जनरेशन का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, उसको रोकना हमारा फर्ज बनता है। तो कम से कम अपने बच्चों को तो ना इस प्रकार की चीजें दें ताकि वो जो है बीमार पड़ सकें। तो इस प्रकार जो है हमें इन सब चीजों का पालन करना चाहिए। तो इनपुट हमारा क्या है, इससे बहुत सी चीजें दूर होगी पंडित जी। केवल कॉन्स्टिपेशन ही नहीं, आपकी शुगर लेवल पर भी ये वर्क करेगा। आपको पता चलेगा कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो क्या है, हमने क्या क्या फूड खाया, किस समय खाया, कितना गैप दिया, पानी कब पिया, और इसके साथ साथ हमने उसको चबा के खाया या नहीं खाया। हम भोजन खाते समय भी हमारी चेतना कहीं और होती है। मैंने ना इसी संदर्भ में आपसे कहा कि ये योग के लिए भी बहुत जरूरी है। यदि हम योग में रहते हैं तो हमें अपने डेली का खाना, डेली का रूटीन और डेली का आपके मन के भाव, तीनों चीजों यदि पता है तो आपका योग अच्छा है, ये भी कहा जाता है। योग भी अच्छा है और मैं कहता हूँ रोग भी अच्छा हो जाएगा, और आपका जो है ना, आप प्रसन्न रहेंगे और आपको पता रहेगा, आप जानकारी में हैं, यू आर नोइंग कि शरीर के अंदर क्या हो रहा है, ये बात का भी आपको पता चलेगा। और इससे ये बहुत बड़ा, ये छोटी बात नहीं है, ये चेकलिस्ट है आपकी। आप कहीं बाहर गए, बाहर भी खाना खाता है तो उस समय फिर आप सजग हो जाएंगे, आपकी एक मानसिकता बनेगी कि मुझे ये फूड खाना है, ये फूड नहीं खाना। तो उससे, क्योंकि आपको अंतिम प्रभाव का पता चल गया है, इसलिए आप सिलेक्शन करने लग जाएंगे और आप जो है अवेयर्ड होकर जो है खाना खाएंगे, अवेयर्ड होकर आप रहेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी प्रसन्नता की ओर और स्वस्थ की ओर ले जाने वाली प्रक्रिया बनेगी आपके लिए। थैंक यू। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बताइए। हाँ, तो सभी लोग प्राणायाम। दीप जी, मेरा है क्वेश्चन वर्मा सर से। थैंक यू वर्मा सर, बहुत ही इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी आपने कॉन्स्टिपेशन जैसे मूल रोग के बारे में जो बाकी रोगों को भी जन्म देता है। तो मेरा एक छोटा सा क्वेरी मेरी ये है कि कैस्टर ऑयल के बारे में आपने बताया, तो जी कैस्टर जी, ऑयल क्या खाली पेट सुबह ले सकते हैं और हफ्ते में एक बार लेना है, आपने बताया ना, 1 चम्मच खाली या 2? पेट, सुबह खाली पेट नहीं लेना है कैस्टर ऑयल को, क्योंकि ओके। खाना खाने के बाद ही लेना है। 2 चम्मच इसकी आप ले सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं। बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन होती है, क्योंकि छोटे बच्चे जो है वो डेयरी पर निर्भर होते हैं, दूध पिलाया जाता है उनको, और उनका मेटाबॉलिक रेट जो है बॉडी का वो सबसे हाईएस्ट होता है। 20 साल तक मेटाबॉलिक रेट, क्योंकि बॉडी को बढ़ना होता है, बॉडी को ग्रो करना होता है, तो जो कुछ भी खाते हैं उसी को पचा देती है वो। तो इसलिए बच्चों को भी कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, और बच्चों को जो कॉन्स्टिपेशन होती है उसके लिए भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। और बच्चों के कॉन्स्टिपेशन होती है और परिवार के लिए कांजी का पानी जो मैंने बताया है, कभी बनाई होगी बेजी कांजी आपने घर में? कांजी कभी बनाया, कांजी का पानी? हाँ, अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं आता है बनाना, बट आपने जो बताया है तो उसके हिसाब से मैं जरूर सीखूंगी यूट्यूब से निकाल के। मैंने पिया है, किसी और के घर में पिया है, बहुत ही टेस्टी भी टेस्टी। होता है और शरीर के लिए लाभकारी भी होता है। और बाजार की चीजें खाने से बच जाए, उसमें बड़े बड़ा के डाल दीजिए, मूंग की दाल के बड़े डाल दीजिए, आप चुकंदर डाल सकते हैं उसके अंदर। बहुत रहती है, स्कूल कई बार फ्रेश हुए बिना ही चले जाते हैं, तो मेरे हाँ तो सर्कल में। वो बहुत हाँ। गलत है, ये हाँ। आदत डालनी चाहिए, क्योंकि वो गैस उनको ऊपर उठेगी, उनके सर दर्द होगा स्कूल के अंदर, उनकी चेतना बिल्कुल। पढ़ाई में नहीं लगेगी, उनकी लर्निंग पावर और मेमोराइजिंग पावर डाउन हो जाएगी। इसके लिए आप कीफर का प्रयोग भी करें, प्रोबायोटिक का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो ये हमारे से ज्यादा हमें अपने बच्चों की कॉन्स्टिपेशन पर ध्यान देना चाहिए। दे मस्ट गो टू टॉयलेट, फ्रेश देमसेल्फ। उनको पानी पिलाइए, उठके उठके ही उनको पानी पिलाइए, गर्म 2 गिलास, 2 गिलास पानी पीजिए आप, और उनको थोड़ा पेट के मूवमेंट्स बाउल कीजिए। एक बात और बतानी रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, जिसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर क्या सभी लोगों पर पड़ रहा है। हम में से ज्यादा लोग जो है डायबिटिक है, और डायबिटिक में जो फार्मास्यूटिकल कंपनी दवाइयां देती हैं और डॉक्टर लिखते हैं, उनके अंदर एक दवा है जिसको ग्लाइकोमैक्स GP1 कहते हैं। ग्लाइकोमैक्स GP1, अभी कुछ दिन पहले अखबार में एक आर्टिकल छपा था,
जिसमें था पेट को पैरालिसिस हो गया, पेट में पैरालिसिस। सुनिए, पैरालिसिस तो मस्तिष्क से हाथों में पैरों में होता है शरीर में, पेट के अंगों में पैरालिसिस ये कैसे हुआ? ये बात उन्होंने एक्सप्लेन की कि जो ग्लाइकोमैक्स GP1 है, उन्होंने देखा कि जब रक्त में शर्करा यानी कि शुगर लेवल ज्यादा तेजी से ना बढ़े, तो उन्होंने सोच लिया कि अगर डाइजेशन सिस्टम को स्लो कर देंगे तो धीरे धीरे ग्लूकोज आएगा, एक साथ ग्लूकोज ब्लड में नहीं आएगा। बड़ी अच्छी सोच, लेकिन आदि में अंत नहीं देखा कि धीरे धीरे तो आएगा, लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है? उनका मूल रूप से जो प्रभाव पड़ता है वो हमारी ऑसिलेशन जो प्रोसेस है, जो हमारी आंतों की जो प्रक्रिया है जिससे कि भोजन को वो आगे सरकाती हैं, वो स्लो हो जाती है। वो स्लो करने के कारण उनकी हैबिट हो जाती है। अब वो हैबिट मुश्किल से टूटती है जब आपका भोजन जो है आगे बढ़ेगा नहीं, समय पर आगे जाएगा नहीं, तो इसको पेट का पैरालिसिस कहते हैं। और मल जो है हमारी हाथों में पड़ा सड़ता रहता है, उसके कारण उनको ये नहीं पता कितने विषाक्त तत्व जो है मल के द्वारा हमारे रक्त में प्रवाहित हो जाते हैं और हम कितनी असंख्य बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो आपने शर्करा तो कुछ समय के लिए कम की, यानी कि डायबिटीज को कुछ समय के लिए रोका ब्लड में जाने के लिए, लेकिन उसके साथ आपने कितना नुकसान कर दिया इंसान का, ये सोचा ही नहीं। अभी एक और मैं आपको बताता हूँ कि अंग्रेजी दवाओं का क्या असर पड़ता है। एक नई दवा आई है बाजार में कुछ साल पहले जिसको स्टेटिन कहते हैं। स्टेटिन का मतलब है कि वो जो अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल जब बढ़ जाता है तो डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए स्टेटिन की दवाई दे देते। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल कम हो गया, थोड़ी समय के लिए कोलेस्ट्रॉल कम हुआ, लेकिन वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा डैमेज बॉडी को कर रहा है। आपको मालूम है हमारे शरीर के अंदर शक्ति कैसे बनती है, ताकत कहाँ से आती है, एनर्जी के यूनिट कहाँ बनते हैं? हमारे शरीर में एनर्जी के यूनिट हमारे ब्लड के जो रेड सेल हैं उनके अंदर एक माइक्रोकॉन्ड्रिया, छोटे यानी कि आपको आंखों से दिखाई नहीं देते ऐसे छोटे छोटे कण हैं, वो 2000 से 5000 तक एक ब्लड सेल में होते हैं, 15,000 तक, 2000 से 15,000 तक। और वो जो है ऑक्सीजन और ग्लूकोज की प्रेजेंस में एनर्जी पैदा करते हैं, जिसको ATP कहते हैं। अब जिनका शरीर टूटा रहता है, जो उठ नहीं पाते, जिनका एनर्जी लेवल डाउन होता है, उसका कारण ये माइक्रोकॉन्ड्रिया का सही ढंग से फंक्शन ना करना। एनर्जी बॉडी के अंदर कोई बिजली का करंट तो है नहीं कि हमें मोबाइल चार्ज करना है, बिजली से लगा दिया मोबाइल चार्ज हो गया। हम कहाँ से चार्ज होते हैं? हम चार्ज होते हैं हमारे रक्त सेल के अंदर ऑक्सीजन के लेवल का प्रॉपर होना, ग्लूकोज लेवल का प्रॉपर होना, उसके माध्यम से एनर्जी का प्रॉपर जनरेट होना, और उसके द्वारा हम एनर्जेटिक महसूस करते हैं। अदरवाइज शरीर टूटा ही रहता है। इसके लिए कभी ऑक्सीजन लेवल हम अपने ब्लड में कैसे इंक्रीज कर सकते हैं और माइक्रोकॉन्ड्रिया कैसे सही वर्क करेगा, कभी समय मिला तो इसके बारे में फिर विस्तार से चर्चा करूंगा। हालांकि ये सब सब्जेक्ट संग्रहित हैं, जुड़े हुए होते हैं, एक से अलग नहीं कर सकते, लेकिन मैं अब सब्जेक्ट से डेविएट नहीं करना चाह रहा, आपको सिर्फ थोड़ा सा इशारा किया है कि हमारे शरीर में एनर्जी कैसे जनरेट होती है और ये ग्लाइकोमैक्स GP1 हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को किस तरह से बिगाड़ रही है। यस डॉक्टर साहब, आपने कहा कि कोलेस्ट्रॉल जो पीते हैं वो खाना खाने के बाद लेना चाहिए, तो मेरे ख्याल से हम रात को लें, खाना खाने के बाद रात को ही लिया जाएगा, रात को ही लेना चाहिए। अदरवाइज अगर आप दिन में ले लेंगे और ये आगे बढ़ गया तो आपको दिन में ही टॉयलेट ढूंढना पड़ेगा। जी, धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। क्या बात है, सैल्यूट आपको। वैसे करते हैं ना सर आपका। जी, आज राहुल गुप्ता जी के डिवाइस से जुड़े हुए हैं डॉक्टर विजय आनंद जी। मेरी शाखा 7 बजे शुरू होनी है और 7:06 हो गए, लेट हो रहा हूँ मैं। तो 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक तो भगवान कृष्ण ने गीता का ज्ञान दिया था और ये हमारे कृष्ण हैं जिन्होंने कब्जी का ज्ञान दिया। दूसरी बात, कब्जी का इलाज है सब्जी। एक रोटी के साथ 2 कटोरी सब्जी, 2 रोटी खा रहे हैं तो 4 कटोरी सब्जी, 3 रोटी खा रहे हैं तो 6 कटोरी सब्जी। इसलिए हमें आटा कम करना है, आटा कम।
आटा को करना टाटा, सब्जी बढ़ानी है, इसका हम ध्यान करें। मैंने अनेकों को देखा है कि रोटी 2-3 खा गए, सब्जी जरा सी छुई है, तो सब्जी को बढ़ाना है। तीसरी बात, जी जी जो अभी बताया पेठे का जूस, उसके साथ हम एक चीज और बढ़ा सकते हैं। जिससे पेठा ले रहे हैं उससे केले का डंडा भी लीजिए आप। केले का डंडा मोटा होगा, 3-4 इंच मोटा, उसको छीलना शुरू करिए, छीलते जाइए। उसके सारे कपड़े उतार दिए जैसे प्याज के उतारते हैं, तो अंदर एक पेंसिल नुमा सफेद डंडी निकलेगी, जैसे पेंसिल होती है इतनी पतली। उसके टुकड़े करिए और उसको भी पेठे के साथ जूसर में डालिए, तो आपको और अधिक लाभ होगा। ये 2-3 बातें मुझे ध्यान आई थी तो मैंने बता दी। और पैदल चलना जितना बढ़ा सकते हैं बढ़ाएं, और उसमें भी प्रयास करें नंगे पैर और ऐसी जमीन पर जो खुरदरी हो। एक तो होती है बिल्कुल सीमेंटेड, एक होती है खुरदरी जमीन। मैं प्रातःकाल 3:30 बजे उठता हूँ, 4 बजे निकल जाता हूँ नंगे पैर बिना बनियान के, और नंगी जमीन पर खुरदरी जमीन तलाश करके उस पर चलता हूँ मैं 48 मिनट। इसका हम प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से में लाभ होगा। 2-3 बातें ध्यान आई थी, मैंने आपको बताई। नमस्कार, जय श्री राम। थैंक यू सर। धन्यवाद सर, धन्यवाद। जय श्री राम। और कोई साधक क्वेश्चन करना चाहते हैं तो? दीप सर, मुझे लग रहा है कि आज इतना क्लियर सेशन हुआ है कि किसी भी साधक का कोई क्वेश्चन नहीं है। मुझे भी वही लग जय श्री राम सर। जी, कौन? शैली जी बोल रही है? जी, जी हाँ शैली जी, जी बोल हाँ रही है। जी जी जी, हाँ जी जी। नमस्ते सर। नमस्ते सर जी, एक तो शैली जी। हाँ जी, एक तो सर आप बता रहे थे ना एलोवेरा को आप पीस के पी लो। मैंने 1-2 बार ट्राई किया, वो इतना कड़वा था, वो पिया नहीं गया। मैं तो बता रहा उसको हूँ कड़वा पीने का क्यों था, कड़वा क्यों था, उसका कारण सुन लीजिए। जैसे ही आप पत्ते को काटते हैं, उसको वर्टिकल खड़ा कर दीजिए, किसी ग्लास में या किसी कप में खड़ा कर दीजिए। उसके अंदर से कुछ बूंदे पीले पीले रंग की निकलेंगी, वो अपने आप जी बह जाएंगी, बाहर आ जाएंगी सब। वो बहुत कीमती चीज भी है, यहाँ तक कि कैंसर की दवाई उससे बनती है। और उसको स्किन के ऊपर जैसे कि थोड़ा फुंसी कहीं है, उसको उसको लगाया जा सकता है, लेकिन वो पिया नहीं जा सकता, वो बहुत कड़वा है। जब वो सारा निकल जाए, 5 मिनट में सब निकल जाएगा, उसके बाद उसको वॉश कीजिए और हरा छिलका, हरा जो पत्ता है उसका हरा छिलका वो भी उतार दीजिए, अंदर का गूदा रह जाएगा, उसको आप ग्राइंड करके पीजिए, कड़वापन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। लोग तो उसके लड्डू बना के खाते थे पुराने जमाने में। ठीक है सर। तो जैसे आप बता रहे हैं कि वो जो फ्लूइड है उसे लगाने से एलर्जी ठीक होती है, मेरी ना बेटी के लिप्स के चारों तरफ बहुत एलर्जी हो गई, तो क्या वो लगा सकते हैं उसको वहां पर? लिप्स के चारों तरफ थोड़े छोटे दाने भी होते हैं क्या? हाँ जी, अभी तो वैसे उसका ट्रीटमेंट चल वो रहा है तो अभी ठीक हुई है, नहीं लेकिन नहीं, बहुत सुनो ज्यादा सुनो फैल सुनो जाते हैं उसके। उसका, सुनो शैली जी, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है। दिस इज हार्पीस कहते हैं इसको, हार्पीस, करांत जिसको बोलते हैं। ये लिप्स के अराउंड होती है और फिर ये आगे भी फैल सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है, यहाँ पर भी आ सकती है। इसका बेस्ट इलाज मैंने आपको बता रखा है, सप्तऋषि धारा जो बताई थी, आप उसको लगाएंगे 2 दिन के अंदर ही वो ठीक हो जाएगी। ये आपको एंटीवायरल दवाइयां दे रहे हैं। और किसी से पूछो, डॉक्टर से क्वेश्चन करना आप एक मेरी तरफ से कि भाई एंटीवायरल वायरस की कौन सी दवा है जो वायरस को खत्म कर देती है क्या कोई? वो ये कहते हैं ये वायरस खत्म नहीं हो सकता, लेकिन हमारी सप्तऋषि धारा जो है उससे वायरस खत्म हो जाता है। तो ये सर क्या है सप्तऋषि धारा? एक्चुअली मेरी बेटी तो बहुत परेशान रहती है, बीच बीच में मुझे उसे तो डॉक्टर के यहाँ आप लेके जाना आप पड़ता है, आप उसके आपको मतलब जाने की यहाँ पर जरूरत, ब्लड भी आ जाता है। आप वो आएगा, ब्लड आएगा, फैलेगा, उसके अंदर चिपका पदार्थ भी निकलेगा। ये हार्पिक है, आई नो इट, बहुत डिटेल में जानता हूँ मैं इसको। आप जो है आपका मेरे को एड्रेस भेजिए और मैं आपको एक छोटी शीशी जो है वो कोरियर करा देता हूँ, आप लगाइए उसको। और आपका बिटिया जो है बिल्कुल ओके हो जाएगी, वेरी सुन, सर बहुत जल्दी। अभी तो जैसे मैंने उसे स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाया तो फिलहाल तो वो ठीक है, लेकिन जैसे उसकी दवाइयां बंद होंगी ना, मतलब वो 1-2 महीने में वापस से उसके लिप्स यहाँ से खराब होने शुरू हो जाएंगे। मैं मैडम बता रहा हूँ, इसकी कोई दवा जी नहीं है, इसको थोड़े समय के लिए वो अवॉइड करते हैं, लेकिन इसको खत्म करने के लिए, जड़ से खत्म करने के लिए वो ये जो है सप्तऋषि धारा ही है, और कोई वर्ल्ड की चीज नहीं है।
जैसे सप्तऋषिधारक सर, वायरस। ये मिल जाएगी क्या आयुर्वेदिक ये स्टोर पर? एक आप मेरे को एड्रेस भेजिए अपना, कोरियर करके मैं आप भेज अपना दूंगा। सर नंबर भेज दीजिए चैट बॉक्स में, मैं आपको फिर वो भेज देती हूँ। मैं अपना कार्ड डाल दूंगा इसके अंदर, कार्ड का फोटो ये डाल दूंगा, देखिए। वर्मा सर जी ग्रुप में डाल मेरा दीजिए। एक जी जी था। जी एक एक जो आपने अभी इंडाइजेशन के बारे में बताया कि इसमें जो इसके परिणाम है वो हर्निया या बवासीर या फिसर ये सब हो सकते हैं। तो यस। एक तो ये है कि अ, जिनको ये हो गया है, मान लीजिए हम्म बवासीर हो गया है, मान लीजिए हर्निया हो गया है, तो हम्म एक तो ये है कि वो अपना पाचन ठीक करें, और उसके जी। लिए क्या आप कुछ सुझाना चाहेंगे इन बीमारियों के लिए, जैसे हर्निया जैसे है या बवासीर है? मैं अभी बताता हूँ, हर्निया क्या है कि हमारी भारी त्वचा जिसके अंदर हम पैक हैं, जैसे आपने कपड़े पहने हुए, इसी तरह हमारी शरीर ने त्वचा पहनी हुई है, और जहाँ भी त्वचा कमजोर होती है, अंदर एक प्रेशर है हमारे अंगों का। कितने अंग अंदर हैं? छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, पेट, पेनक्रियाज, ये सब चीजें हैं, इनका प्रेशर पड़ता है। प्रेशर पड़ेगा, जहां से कमजोर होता है वहीं पर फूल जाता है। हमारा यूरिन ब्लैडर भी है, बहुत सी चीजें हैं, वहीं से फूल जाएगा। और फूलने का एक इलाज तो यह है कि उसके आप ऊपर पट्टी बांधे, भारी प्रेशर डाल दें तो प्रेशर से काउंटर हो जाएगा, तो वो एक रिलीफ आपको मिल जाता है। और इसका परमानेंट रिलीफ तो जो है, जो डॉक्टर कहते हैं, जो मैंने भी देखा है, इसका जो गली हुई या जो कमजोर त्वचा है उसको काट देते हैं, उसके अंदर प्लास्टिक की जाली डालकर, और वो ऑपरेशन कर देते हैं, अगर ज्यादा मात्रा में है तो, ज्यादा बड़ा है तो। ये है। अब दूसरा क्या है कि जैसे पाइल्स हो गई है किसी को, अब पाइल्स के लिए पहला इलाज तो यही है कि आपका टॉयलेट आसानी से निकल जाए, आपको प्रेशर ना लगाना पड़े, तो पाइल्स आगे बढ़ेगी नहीं। दूसरा, इसके अंदर पाइल्स इन्फेक्टेड भी हो जाती है, क्योंकि जख्म हो गया, टॉयलेट गंदी चीज है, वो उसके मिलेगी मिलेगी तो विषाक्त पदार्थ पैदा होंगे, मवाद आ सकती है, खून आ सकता है, तो पाइल्स का भी वो इलाज करते हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि उस त्वचा को स्ट्रेंथ देने के लिए, जो मैंने जोजोबा ऑयल की बात की है, उसको हम इंटरनल अप्लाई कर सकते हैं विद आवर फिंगर, पी भी सकते हैं उसको, तो उससे भी काफी रिलीफ उनको मिल जाएगा। और डाइजेशन सिस्टम को तो ठीक रखना ही पड़ेगा, ताकि आसानी से बिना प्रेशर लगाए हमारा टॉयलेट सुबह बाहर निकल जाए। कोई और पूछ रहे थे कुछ? जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब मैं ये भी बोल रही थी कि मेरे ना बेटे और हस्बैंड को रहती है प्रॉब्लम, उनका टाइम लगता है वॉशरूम में बहुत ज्यादा। तो बेटा तो पहले मतलब उसका ऐसा है कि उसका कहना है कि मुझे जाना होता है, तो मैं इसलिए पहले ही चला जाता हूँ, ताकि अगर नहीं भी आ रहा है प्रेशर तो भी बैठने से आ जाता है। लेकिन मैंने उसको भी कुछ उसकी आदतें चेंज कराई है, सुबह उठ के उसको बोलती हूँ कि गर्म पानी पियो मलासन में बैठ के, तो उससे पहले से थोड़ा सा रिलीफ मिला है। लेकिन क्या आप ऐसा और कुछ सजेस्ट कर सकते हैं कि मैं सुबह को इनको उठ कर वो पिला दूं और जैसे थोड़ा ये इनको 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 रेस्ट? इनको रेगुलरली आप कुछ दिन के लिए कांजी का पानी पिलाएं, कांजी पानी से? कांजी का पानी पिलाएं, तो उससे क्या है कि वो जल्दी बाहर निकल जाएंगे आपका उनका टॉयलेट। और अगर सप्ताह में जरूरत पड़े तो अनीमा घर पर ही कर लीजिए। अनीमा कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बाजार से एक मग मिलेगा बड़ा, दीवार पे लटका दीजिए, उसके अंदर बताया नीम के पत्ते डालकर पानी उबाल लीजिए, ठंडा होने दीजिए, वो पानी उसमें डाल दीजिए। ट्यूबिंग ट्यूबिंग होती है, ट्यूबिंग को लेकर और फर्श पे या कैसे भी लेट जाएं, और उसको हम इंसर्ट कर सकते हैं इनसाइड ऑयल लगाने के बाद, तो वो पानी धीरे धीरे स्लो स्लो बड़ी आंतों में जाता रहता है। तो जितना होल्ड कर सकें उतना वो होल्ड करें, और जैसे ही वो होल्ड करेंगे उसके बाद एक अचानक ही आपको उनको लगेगा कि स्वयं ही प्रेशर आया और सारा मल बाहर निकल जाए। इसका आप घर पर ही प्रयोग कर सकते हैं, कोई बाहर जाने की जरूरत नहीं है, कहीं चिकित्सालय में जाने की जरूरत नहीं है। और जाना पड़े तो एक बार चले जाइए, छुट्टी के दिन सीख लीजिए उसको कैसे करते हैं, और फिर उसका प्रयोग आप घर पर कर सकते हैं। सर ये और जोजोबा ऑयल आप जी जी जी। जो आपने जोजोबा ऑयल बताया है, तो सर ये हम्म, जैसे यूरिन में प्रॉब्लम होती है, इन्फेक्शन टाइप में हो जाता है, यूरिन पास करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो नीरी सिरप बताते हो पीने से थोड़ा ठीक होता है, तो हम्म, ये जोजोबा ऑयल उसके लिए ठीक रहेगा?
यूरिन देखो कुछ इन्फेक्शन। पार्ट इसका जाता है जो कि उसको स्ट्रेंथ देगा और इन्फेक्शन को दूर करेगा। दूसरा, इसके यूरिन के दिक्कत के लिए या किडनी प्रॉब्लम के लिए सभी को मैं बता रहा हूँ साधकों को, आप घर में अजवाइन का पौधा उगाएं। ये एक अजवाइन का पौधा होता है जिसमें मोटे मोटे पत्ते होते हैं, वो अजवाइन का पौधा नहीं है, उसकी खुशबू अजवाइन जैसी है। अजवाइन का पौधा, अजवाइन घर में जो होती है उसको ही किसी गमले में डाल दीजिए, वो जैसे धनिया होता है ऐसे उगेगी और 1 फुट ऊंचा तक हो जाएगा वो। उसका अगर जूस पिए या उसका वैसे ही चबाकर प्रयोग करें तो ये यूरिन इन्फेक्शन को दूर करने के लिए सबसे बड़ी चीज है। जिनको क्रोनिक स्टोन फॉर्मेशन होता है अपनी किडनी में, तो वो हाँ जी। क्रोनिक लगातार स्टोन फॉर्मेशन भी बंद हो जाएगी उसमें। अजवाइन तो का ये पौधा घर पर ही उगा सकते हैं, कहीं बाजार से नहीं मिलेगा और ना ही कहीं पैक्ड उसमें आपको खरीदना है। अजवाइन को कच्ची जमीन में डालना है, बस वो थोड़े थोड़े उग जाएंगे, पौधे अपने आप ही उग जाएंगे। उसके पत्तों को बॉईल करके उसका पानी देना है। उसको पूरा पूरा डंडी समेत लीजिए, जैसे धनिया होता है ना ऐसे अच्छा। ही होता है हाँ वो। जी, हाँ और जी। बड़ी बहुत अच्छी खुशबू होती है उसकी, उसके आप सब्जी में डालेंगे तो पूरे घर में खुशबू हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। हम्म। जी सर, आप जैसे बता रहे हो वो प्लांट तो मैंने लगाया हुआ है, वो वाला जिसके बड़े पत्ते होते हैं, मैं उसको उबाल के पी भी लेती हूँ, रात को भिगो के भी छोड़ देती हूँ। कौन सा तो वो बड़ा ठीक नहीं पत्ता? है? वो अजवाइन का जो आप बता रहे हो उसकी खुशबू अजवाइन जैसी है। अजवाइन जैसी है वो, अजवाइन वाले गुण उसमें नहीं है, उसकी खुशबू सिर्फ अजवाइन जैसी है। वो वो अजवाइन नहीं प्रयोग है? कर सकते हैं, प्रयोग करना बुरा नहीं है, लेकिन अगर वास्तव में आपको अजवाइन लेना है तो अजवाइन को आप उसको उगा सकते हैं। हाँ, आपको पति और आपके बेटे के लिए मैं जो बता रहा था, ये जो अमलतास की फलियां हैं, जी। इसका सर और कोई अमल नाम भी है क्या प्लांट का? अमलतास ही कहते हैं इसको। इसके पीले पीले फूल आते हैं, मैंने पेड़ दिखाया था आपको। हम्म। ठीक है सर, अभी मैं आपको पेड़ ढूंढती हूँ, मिला होगा आसपास, हमारे यहाँ पर होगा जरूर कुछ ना कुछ ऐसे। बहुत लंबी लंबी फलियां लगती है और बहुत अच्छे पीले उसको फूल आते हैं, बहुत गुच्छों में पीले फूल आते हैं। जी जी। सर अमलतास की आपने फलियां बता जो है पेट की आपने बताया था ना, अजवाइन तो मैंने डाली है, अभी गमलों में जी। डाली है, अजवाइन भी, धनिया भी। आपको पता नहीं हम्म। कितने टाइम बाद उगता है, वो बनता है वो पौधा। देखो, उसको वॉच करते रहिएगा, हल्का हल्का पानी दीजिएगा, ज्यादा पानी मत दीजिएगा। और उनको ठीक है। देखिए, देखने से भी पौधे खुश होते हैं और जल्दी बढ़ते हैं। वो तो ठीक है सर, डेली डालना ही पड़ता है ये पानी कोई वगैरह भी आजकल तो। प्रश्न करें तो अपना वीडियो खोल कर करें। ये ओके। ऑडियो मतलब वीडियो बंद करके अपना प्रश्न ना करें कृपया। और ठीक है किसी सर। का कोई ओके। प्रश्न हो तो बताएं। जी शुक्रिया। कुछ और पूछना चाहते हैं कोई? सर मैं पूछना चाहती हूँ। जी 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 सरोज जी। मैडम। नमस्कार सर। मैं नमस्ते पूछ जी, रही नमस्ते। जो आपने पेठे का जूस बताया, उनको किन लोगों को नहीं लेना चाहिए और कितने दिन तक लेना चाहिए? ऐसा है, लेना सभी को चाहिए और आप इसको रेगुलर भी ले सकते हैं। साउथ में तो इसको घर में ये इसकी सब्जियां भी बनती हैं। ये क्या है, हमारे 3 तरह के भोजन हैं। एक भोजन वो है जिसको हम लेते हैं जो हमें एनर्जी देते हैं। एक भोजन वो है जिसको लेते हैं उसको पचाने में भी उतनी एनर्जी लग जाती है, तो ना एनर्जी उन्होंने दी और ना एनर्जी उन्होंने ली। एक ऐसे भोजन है जो हमारी एनर्जी को ले जाते हैं उड़ा कर। जैसे जो लोग लीकर वगैरह पीते हैं या दारू पीते हैं, वो शरीर की एनर्जी को खत्म कर देती है। और जो और भोजन खाते हैं वो एनर्जी पचाने के लिए भी एनर्जी लगती है शरीर की। 80% एनर्जी उसको पचाने में लग जाती है। और पेठे का जूस तो ऐसा है जिसके पचाने में 10% एनर्जी भी लगती है, 90% एनर्जी गेन होती है। तो गेन करने का काम करें, इसका जूस पिए। फाइबर भी है बहुत अच्छा इसके अंदर। अंदर आंतों के बैक्टीरिया के लिए भी फाइबर मिलेगा, उसको भी भोजन मिलेगा। एंड यू विल फील रिलैक्स और पेट के अंदर भारीपन भी नहीं आता। सर टाइमिंग क्या होगा, खाली पेट की, नाश्ते के खाली बाद या? पेट इसको बेस्ट तो है, खाली पेट सुबह पीजिए। ठीक है सर, धन्यवाद सर। ये आपके पेट को, लीवर को भी ठीक करता है। ठीक है सर, धन्यवाद सर। जी जी जी। आजकल वर्मा जी एक समस्या जो सब जगह ज्यादा दिखाई देती है वो है फैटी लीवर। आपने एक दो बार उसके बारे में बताया था। ये इसी जी से जी कुछ जुड़ी हुई चीज है जो आप जो हर्ब्स के बारे में बताते हैं उसको जरा आप बताएंगे? जी 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 जी, मैं बता रहा हूँ।
फैटी लीवर क्यों हो रहा है? क्योंकि हम जो तली हुई चीजें खा रहे हैं, और तली हुई चीजें भी ऑयल का प्रयोग होता है उसमें। ऑयल एक बार गर्म हो गया, 2 बार गर्म हो गया, 3 बार गर्म हो गया, कितनी बार गर्म हो गया हमें नहीं पता। ये जो बाजार में भटूरे खाते हैं, कितनी बार घी गर्म हो रहा है उसके अंदर, और उसकी स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है उस घी का। वो घी जो है पचता नहीं है, वो जाकर जमा होता है लीवर में। वो तेल या घी, वो जो बार बार हम बाजार की बनी चीजें खाते, तेल को गर्म सिर्फ 2 बार ही किया जाना चाहिए। तीसरी बार तेल गर्म करोगे तो वो जो है ट्रांस फैट में बदल जाएगा, और ट्रांस फैट जो है लीवर में जमा होगा। तो इसके लिए जो फ्राइड चीजें हैं उनका खाना, भोजन, उसको बंद करें। और फैटी लीवर को ठीक करना है तो आप घर के अंदर ही कोकोनट बटर बनाएं, या शुद्ध देसी गाय का घी जो है उसका प्रयोग करें। वो फैट है लेकिन वो फैटी लीवर को ठीक करता है। दूसरा, फैटी लीवर को ठीक करने के लिए हमारे पास चिरायता का अर्क जो मैं बनाता हूँ, चिरायता पीजिए आप। चिरायता आपके लीवर को ठीक करेगा। चिरायता आपके विषाक्त पदार्थ जो लीवर में उनको निकालेगा। और एक बार और ध्यान रखिए, लीवर में अगर दिक्कत है तो मैंने बताया भी था, जायफल जो है, जायफल को घिसकर उसका सेवन करें, उसका प्रयोग करें। ज्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा आधा ग्राम, चौथाई ग्राम का ही लेना है, उससे ज्यादा नहीं लेना। और लीवर के लिए जो पेठे का जूस बताया वो भी बहुत अच्छा है, उचित है। तो पंजी धन्यवाद कर दें। एक अगर कोई प्रश्न है तो ले लें, और उसके बाद एक प्रश्न के बाद हम धन्यवाद कर दें। जी, कोई पूछ रहे हैं? चिरायता की तासीर बहुत गर्म होती है, तो नहीं 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 बहन जी, चिरायता की तासीर बहुत ठंडी होती है, सर्दी में नहीं लेना होता। चिरायता तो बहुत ठंडा है, गर्मी में ही पिया जाता है ज्यादातर। तो हम ये आयुर्वेद रिकमेंड करता है कि वर्ष में 1 माह गर्मी के दिनों में, जैसे अब गर्मी चल रही है, तो हमें चिरायता का प्रयोग करना चाहिए। ये रक्त का शोधन भी करता है। और रक्त का शोधन, जो फैटी लीवर की बात अभी कर रहे थे अनिल जी, तो फैटी लीवर को भी ठीक करता है। ठीक है सर, धन्यवाद धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जी ये जी। जो कहते हैं शुगर वालों को लेना तो क्या? शायद जायफल जो है वो गर्म है, जी चिरायता गर्म नहीं है, गर्म है। लेकिन कहीं उसकी तासीर गर्म है, लेकिन लीवर खराब है तो हमें लेना ही पड़ेगा। ज्यादा मात्रा में ना लें, और थोड़ी मात्रा में उसको केवल घिसकर ही लिया जाएगा, टुकड़े करके नहीं लिया जाएगा। ये हमारे गरम मसाले का भी एक पार्ट है। गरम मसाला जो बनाते हैं उसका एक पार्ट होता है। लेकिन जैसे चिरायता पीने की आप सलाह देते हैं, तो शुगर वालों को 1 मंथ के बाद क्या वो नहीं पीना? गर्मी के टाइम पर ही पीना है, बाकी ऐसा है टाइम नहीं मैडम, पीना? जो शुगर पेशेंट हैं और जो शुगर जी की दवाइयां ले रहे हैं, ठीक है, आपका शुगर लेवल आप मेंटेन रखते हैं, आप चिरायता लेना शुरू करेंगे, शुगर लेवल डाउन होगा। आप वॉचफुल रहिए, हर सप्ताह में 2 बार उसको वॉच करना है कि शुगर लेवल कहीं ज्यादा डाउन तो नहीं जाए, चला गया है चिरायता लेने से। और जैसे ही शुगर लेवल डाउन जाए, आप अपनी मेडिकेशन जो है, दवाओं को कम कर दें, और चिरायता जो है वो लेते रहें। कंटिन्यूस ना लें, सप्ताह में फिर 2 बार लें। और क्या सर्दी में भी ले सकते हैं उसको? सर्दी में थोड़ा सर्द है इसका प्रभाव, ले लिया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। शुगर वाला पेशेंट ले लिया- सकता है? हाँ ले सकता है, शुगर पेशेंट ले सकता है सर्दी में भी। अभी तो सर्दी है नहीं, शुगर पेशेंट अगर जी अब लेना चालू करेगा तो सर्दियों तक तो उसकी शुगर ठीक हो जाएगी। जी जी, ठीक, धन्यवाद। सर जो आपने जायफल बताया वो डेली ले सकते हैं क्या जायफल? जायफल पहले बच्चों को दिया जाता था उनका हाँ डाइजेशन जी। सिस्टम ठीक करने के लिए। आपको शायद ध्यान हो, बचपन हाँ में जी, हाँ बच्चों को ड्यूटी के साथ ही, नवजात शिशु तक 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 20 दिन का बच्चा हो तो उसको भी चटाया जाता था जबान पे। हाँ जी, हाँ जी। तो आप इसको जब तक आपको जरूरत है तब तक आप लें, और रेगुलरली इसको फिर डिस्कार्ड कर दे बीच में 1 सप्ताह लेने के बाद, फिर जरूरत पड़े फिर ले लें इसको। ये लीवर के लिए बहुत, फैटी फैटी लीवर लीवर के के लिए लिए बताएं। बड़ा अच्छा काम करेगा ये, आप इसको लीजिए। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू सर।
थैंक यू। हाँ, यस, रामकृष्ण जी आप कुछ कह रहे हैं? आवाज थोड़ा कम आ रही है रामकृष्ण जी। ओ सर, अमलतास का फूल का प्रयोग एक बार अमलतास के फूल का नहीं, अमलतास का जो फूल के बाद फलियां लगती हैं, काली फलियां, उसका अच्छा। प्रयोग किया जाता है पेट के रेचन के लिए। और उसके अंदर क्या करते हैं, वो फलियां अभी कहीं देखी है मैंने, पौधा दिखाया था अमलतास का भी आपको। उसके लंबे लंबे गुच्छे में फूल आते हैं पीले रंग के, बहुत सुंदर लगते हैं वो फूल। और कई बार तो ऐसा होता है फूल फूल ही होते हैं, पत्ते झड़ जाते हैं उसके, और फिर उसको फलियां लगती हैं। वो फलियां वैसे तो अमलतास के पेड़ के नीचे पड़ी मिलेंगी आपको, नहीं तो पंसारी की दुकान से भी मिल जाती है। उसका 4 इंची उसका प्रयोग का ये दिखा रहे हैं साहब। ये साहब दिखा रहे हैं अमलतास की फलियां। क्या बात है, क्या बात है विजय जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सर इसका क्या करना होता है सर? इसको करना क्या होता है, इसको 4 इंची लंबी फली ले लें, जी। मोटाई इसकी है होती है अपने आप ही होती है। उसको कूट लें, उसको कूट लें, और कूटने के बाद उसको पानी में भिगो दें। पानी में भिगोने के बाद उसे आप उबाल लें, उबालने के बाद उसको छान लें, छानने के बाद उसको पी लें। बाकी वो जो बचे उसको हटा दें, डिस्कार्ड कर दें। सर कितने लीटर पानी में भिगाना है उसे? ऐसा है जी, आपको 4 इंची की फली जो है, 4 इंची का टुकड़ा लेना है। 4 इंची के टुकड़े को आप जो है करीबन 400 ग्राम पानी में, 1 इंची में एक ग्राम, तो 100 ग्राम, तो 400 ग्राम पानी में उबालिए, 200 ग्राम रह जाएगा, उसको छान कर पी लीजिए। ओके सर। थैंक यू सर। थैंक यू वर्मा जी, आपने काफी जानकारी दी लोगों को। तो संक्षेप में यदि आप कहें तो हमारे खाने में फाइबर होना चाहिए, और सुबह उठते वक्त आप थोड़ा सा 1-2 गिलास गर्म पानी लेकर के ही वॉशरूम जाएं। और एक सबसे अहम चीज जो बताई वो चेकलिस्ट है। वो चेकलिस्ट यदि आप फॉलो करेंगे तो योग के सभी साधकों को ये फॉलो करना भी चाहिए कि मैंने आज क्या खाया, आज मेरा क्या रूटीन रहा, और शाम तक मेरे मन में क्या क्या भाव आए। ये बहुत जबरदस्त चीज है। इससे आप अपना मेडिटेशन और अपने मन के जो चीजें हैं उनको भी आप पता कर पाएंगे कि मेरा किस तरह के खाने से मेरे मन में कैसा भाव रहा और किस तरह का रूटीन रहा। और उसके अलावा बेल का जूस, अमलतास, एलोवेरा और सफेद रंग का पेठा, काजी और सब्जी को भोजन में बढ़ाने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ हम क्लास को समापन की ओर ले जाते हैं और एक शांति पाठ कर लेते हैं। सभी लोग कमर गर्दन सीधी करें, एक दीर्घ ओम का उच्चारण करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। भरें गहरा लंबा सांस। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षे गम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेदि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण इस शांति को अनुभव करें। अपने मन में चल रहे सारे विचार शून्य की ओर बढ़ रहे हैं। आपका मन शांत हो चुका है। दोनों हाथों को आपस में जोड़ें, धन्यवाद करें उस प्रभु का, घर्षण करें और उससे निकली हुई ऊष्मा को अपने मुखमंडल पर लगाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ कल सुबह फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।